हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में। देखो बेटा, अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है बेटा। इसमें अपन लोगों ने गैल्वेनिक सेल को अपने पिछले लेक्चर में, अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। अब अपन लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, जो आपका सेल डायग्राम है कि किसी भी सेल को अपन लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल डायग्राम की बात करते हैं अपन लोग, उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल होता है उसको पढ़ेंगे, और कुछ और बेसिक टर्म्स है उनको भी अपन लोग स्टडी करेंगे। साथ में अपन लोगों इस लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि मानक इलेक्ट्रोड वेव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मानक सेल वेव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट आपको इनको लोगों का सिखाने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आओ एक बार ध्यान से बात करते आ जाओ, क्या कह रहे हैं अपन लोग। आओ बेटा, सेल डायग्राम की बात अपन लोग करते हैं। सेल आ रही, तो सेल डायग्राम क्या होता है। आओ बेटा, देखो अपन लोग कहते हैं कि ये पूरा चित्र बनाएंगे अपन लोग, सेल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेल करेंगे अपन। कहेंगे गैल्वेनिक सेल को छोटा सा एक लाइन में आप लोग रिप्रेजेंट करो, तो आप इतना बड़ा सेल का एक डायग्राम नहीं बना सकते, उसको अपन लोग छोटे वे में अपन लोग क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसको देखो, एक जो बेसिक सी जो ट्रिक आती है, जो सबको पता होती है जनरली, वही ट्रिक अपन फिर अपन काम में लेने वाले हैं। क्या होता है, LOAN होता है ना, LOAN, ये आपकी बेसिक ट्रिक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे, उसके बाद आपको सेल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल अपन बताएंगे बेटा। तो देखो L4 होता है लेफ्ट साइड, L4 होता है लेफ्ट साइड, O4 होता है ऑक्सीडेशन, और ये होता है एनोड, और ये होता है नेगेटिव चार्ज। चलो ठीक है, एक बार वापस से LON को डिस्कस करते हैं कि ये LON आपका क्या है। देखो सुनना, LON, तो इसमें क्या है, L4 होता है नेगेटिव साइड, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि अपन सेल डायग्राम में हमेशा बनाते हुए या फिर रिप्रेजेंट करते हुए लेफ्ट साइड में अपन लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड में अपन लोग एनोड को बताएंगे, उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, और क्या नाम से वो कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। चलो आज बात करते हैं। जैसे एक सपोज करें, एक बार ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको गैल्वेनिक सेल में जो कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन होती है उसी को दे देता हूँ। कि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ये मैंने अभिक्रिया दे दी, क्वेश्चन में आएगा कि अभिक्रिया जैसे Zn प्लस में Cu+2, और ये आपको दिया चलो ठीक है, ये आपको दिया क्या कि भाई Zn+2, और साथ में आपको क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड। ये एक्वस स्टेट में है, और ये भी एक्वस स्टेट में है, और एक और सिस्टम में सॉलिड में। और एक बात तो सुनो, आयनों के साथ में जैसे आपको कंसंट्रेशन मिली है 0.01, और यहाँ पे जैसे आपको मिल गया 0.0, चलो यहाँ पे भी सेम दे देते हैं 0.01 कंसंट्रेशन मिले किसके, आयनों की। तो देखो एक बार ध्यान से सुनना कि अपन लोग जब कभी भी जैसे ऐसे एक रिएक्शन मिली है, तो अब इसमें देखो, एक तो आपको पहचानना आना चाहिए एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो पहचानने का तरीका सिंपल सा, इसको जैसे इनकी आपस में कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे तो आपको दूसरी भी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है तो डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो सुनना, जैसे Zn है, यहाँ पे Zn+2 हो गया, यहाँ पे Zn 0 में, यहाँ पे कितना आ गया +2 में, यानी कि इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का क्या होगा, एनोड होगा, और कॉपर का क्या होगा, कैथोड होगा। तो ये पहचानना आपको आया, चलो ठीक है। अब सेल डायग्राम जब भी करेंगे, देखो इसको मैं मेंटेन करना सिखाऊंगा। पहले जनरली सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान समझना। देखो सबसे पहले आता है साल्ट ब्रिज, ये आपका आ गया साल्ट ब्रिज, आपका आ गया। उसके बाद ये लेफ्ट साइड, और ये आपकी हो गई कौन सी, राइट साइड। तो बेटा एक बार ध्यान सुनना, बीच में आपका क्या होता है, लवण क्षेत्र होता है, साल्ट ब्रिज होता है। दूसरी बात अपन कहते हैं, इधर तरफ आएगा लेफ्ट साइड में एनोड, कौन आने वाला है इधर को, एनोड आने वाला है। इधर को कौन आने वाला है, कैथोड आने वाला है। और देखते हैं, आप देखो सुनना, सिंपल सा है फंडा आपका, क्या कि जो एनोड जिस भी मेटल का है या जिस भी एलिमेंट का है, उसका सॉलिड तो बाहर की तरफ लेना है, ऑब्लिक लगा करके आप लोग उसके आयंस का लेने अंदर लेने हैं। तो जैसे मान चलो जिसकी भी हो, मुझे नहीं पता, जैसे वो माना वो सॉलिड कौन है, वो जो भी एलिमेंट है वो कौन है, एम है, और एम है इसके आयन जो अपन बात करें, जैसे एम है, एम के आयन कौन है, जैसे M+ है, M+ एन कह दो, कुछ भी चार्ज इस पे रहा होगा एक्वस स्टेट में। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो अपन लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में अपन आ जाओ वापस से, जैसे ये एम कौन है, ये
कैथोड का जो सॉलिड एलिमेंट वो है यहाँ पे, उसके बाद ये उसके क्या हो गए, ये उसके आ गए M प्लस N प्लस क्या दो वही बात है एक्वस, ये यानी कि उस पर जो चार्ज है वो आ गया और यहाँ पे उसकी क्या जाएगी कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी। एक बात फिर वापस से डिस्कस कर ले कि आयंस जो होते हैं, आयंस की कंसंट्रेशन को शो किया जाता है। अगर यहाँ पे गैस होती, हाँ भाई अगर यहाँ पे कोई गैस होती तो उसका क्या शो करते हैं अपन लोग, प्रेशर अपन लोग उसका शो करते हैं कि 1 एटीएम 2 एटीएम जितना भी उसका प्रेशर है वो अपन लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता। एक बात और, अगर मान चलो कोई इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है किसकी वजह से हो रही है, कोई कैटलिस्ट की वजह से हो रही है, तो साइड में जैसे एनोड पर कोई, सपोज करो एनोड पर कोई कैटलिस्ट काम में आता, उत्प्रेरक काम में आता, तो बिल्कुल साइड में हटके दूर अलग, जैसे कुछ उत्प्रेरक का जैसे प्लेटिनम तो प्लेटिनम लिख दिया और कोई दूसरा तो दूसरा नाम लिख दिया। ऐसे अगर मान चलो कैथोड पर कोई काम आ रहा है तो साइड में थोड़ा सा दूर हटके, जैसे यहाँ पे प्लेटिनम काम आया तो यहाँ पे अपन काम में ले लेंगे, यानी कि उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी प्रेजेंस भी जरूरी है। हाई बात, इसकी प्रेजेंस भी जरूरी है, तो इसको भी अपन को सेल डायग्राम में अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। हाँ कई बात, तो इस तरीके से आप चलो ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि सेल डायग्राम ये होता है। अच्छा ठीक है, अब इसको इसलिए आपको एक रिएक्शन मिल गई केमिकल रिएक्शन, और आपसे कहा जाए कि इस नेट सेल वाले जो नेट सेल रिएक्शन वाले सेल का आप डायग्राम बनाओ, तो कैसे आप लोग बनाओगे देखो आ जाओ। सबसे पहले आपने इसका बनाया साल्ट ब्रिज बनाया, सबसे पहले आपने साल्ट ब्रिज बनाया, इसमें आपने लिखा एनोड कौन है और कैथोड आपका कौन है, तो आप पहचान गए यहाँ पे एनोड किसका है, Zn का है। तो एनोड मैंने कहा कि जो भी एलिमेंट है उसका सॉलिड तो आपको बाहर लेना है, तो इसका मैंने Zn तो ले लिया बाहर, क्या ले लिया बाहर, आप लगा दो ये Zn सॉलिड। उसके बाद मुझे इसके अंदर कौन लेने आयन, तो इसके आयन कौन है देख लो Zn+2, ये लो Zn+2 एक्वस। उसके बाद मुझे क्या बताना है, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, तो आप देखो ध्यान से इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये लो आ जाओ, सॉरी इसकी नहीं किसकी Zn+2 की, Zn कंसंट्रेशन इधर है तो मैं लिख दी 0.001 कंसंट्रेशन आ गई इसकी। उसके बाद अपन कहते हैं ये एनोड है तो दूसरा कौन बचा, कैथोड कैथोड किसका, कॉपर का, तो इसका सॉलिड मैंने बाहर लिख दिया, ये लो सॉलिड। उसके बाद इसके अंदर आयन लिखने हैं, तो ये लो Cu+2, चार देखो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है +2, और ये एन की वैल्यू सेम भी हो सकती है अलग अलग भी होती है, तो एक अलग अलग वाले को आपको करके बताऊंगा। देखो सुनना ध्यान से, ये एक्वस स्टेट में आ गया और इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी आ गई, इसकी कंसंट्रेशन आपकी आ गई 0.001 आ गई कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सेल डायग्राम अपने मेंटेन करना सीखा। चलो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ आपको, और उसके बाद एक आपको मैं दूंगा जिसको आप कमेंट में टाइप करके इसका आंसर आप लोग बताओगे अगर कर सकते हो तो। आओ जैसे एक सेल डायग्राम, ये जो एक नेट सेलेक्शन में आपको देता हूँ, क्रोमियम 2 क्रोमियम है सॉलिड स्टेट में, और उसके बाद इनके साथ 3Fe+2 जो है एक्वस स्टेट में। जैसे इनकी कंसंट्रेशन सपोज करो 0.01 ले लिया अपन लोगों ने, और ये क्या बना 2Cr+3 एक्वस, और यहाँ पे क्या आ गया 3Fe सॉलिड। हाँ भाई देखो ध्यान से एक बार आप करो इस सवाल को, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्यूशन का भी दे रहा हूँ इसका, ठीक है बेटा। तो ये आप सवाल करना है आपको एक बार देखो, चलो ठीक है मैं इसको करवाता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, साल्ट ब्रिज ले बेटा बीच में, और देखो पहचानो पहले कि एनोड कौन का है, कैथोड किसका है। तो देखो आ जाओ कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग से ही। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नंबर 0 है, यहाँ पे क्या रेतीन, यानी कि इसी का ही क्या होगा, इसी का ही आपका एनोड होकर। यहाँ पे देखो +2 है, +2 से कन्वर्ट किसमें हो रहा है 0 में हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एनोड इसका बना। आज जो करते बात सबसे पहले एनोड, देखो एक बात सुनो, यहाँ पे नंबर और दिए हुए हैं तो इन नंबरों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कंसंट्रेशन दे रहा है पर लोग अपन को केवल एलिमेंट का नाम बताना है, ये नंबरों का कोई रोल यहाँ पे नहीं रहेगा सेल डायग्राम में, ये बात जरूरी है। देखो ध्यान सुनना कि भाई Cr मैंने ले लिया, Cr सॉलिड, क्रोमियम सॉलिड मैंने आप लिया, ठीक है। क्रोमियम की आयन कौन है देखने पर ध्यान से, मैं लगे इधर Cr+3 एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन पे नहीं दी मैंने, तो चलो इस पे दे देता है 0.0, चलो ये दे दिया मैंने, है ना। तो मैंने आप लिख दिया 0.001, ठीक है। उसके बाद अपन देखते कैथोड किसका, Fe का, तो Fe का सॉलिड मैंने बाहर लिखा, Fe का सॉलिड मैंने बाहर लिखा, और बाहर लिखा तो आ जाओ अंदर करते बात Fe+2, और इस कंसंट्रेशन इसकी रही 0.01। अब एक बात ध्यान सुना, इसमें इनका रोल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन दी, इनकी कंसंट्रेशन इतनी है, आई बात। तो इस तरीके से आपका सेल डायग्राम आपने इसको कंप्लीट या मेजर किया, ठीक। चलो ये बात हुई क्लियर। अब कुछ एक और जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिनको कभी कभी वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन पता होना आपको जरूरी है कि क्या इनका डेफिनेशन होता है। चलो ठीक है, देखो कुछ सिंपल से मैं बताऊंगा, ज़्यादा इनको डीपली डिस्कस नहीं करेंगे अपन लोग, डीपली तो क्या सिंपल ही डेफिनेशन है इनकी। देखो सबसे पहला एक आता है इलेक्ट्रोड विभव,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो अपन देखो सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन लोग जनरल रिप्रेजेंट करते हैं ई इलेक्ट्रोड से। किससे बात करते हैं, ई इलेक्ट्रोड से अपन लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सुनना, होता है क्या है कि अपन लोग जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जब बनाते हैं तो जो उस जो भी आपकी मेटल होती है ना, उसको अपन क्या करते हैं, उसी के आयन में डिप करके रखते हैं। तो अपन कहते हैं कि धातु एवं उसी धातु के आयनों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको सिंपल से डेफिनेशन क्या कहेंगे, धातु एवं उसी धातु के आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को अपन लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। अब एक बात सुनना, ये इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार का होता है। कैसे कि पहला तो अपन नाम देते हैं क्या, पहला अपन नाम दे देते हैं क्या, ऑक्सीकरण विभव और अपचन विभव। तो आ जाओ, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी लगा देते हैं, ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और इसको अपन लोग दे दिए लो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अपन लोग कैसे बताएंगे, ई ऑक्सीडेशन से अपन लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन कहते हैं कि यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उस इलेक्ट्रोड विभव को अपन लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और यदि इसी प्रकार अपन कहें कि इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नाम दूसरा भी लिख देता हूँ, ये लो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और अपन इसको दिया रिडक्शन इलेक्ट्रोड अपचयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अपन किसे बताएंगे, ई रिडक्शन से। इसको अपन लोग इस तरीके से अपन लोग बताते हैं। एक ये तो पहला टर्म हुआ। अब एक दूसरा टर्म आता है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, केवल मानक लग जाता है। लोग मानक लगा देते हैं, मानक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अपन कहते हैं ये क्या होता है, देखो सुनना ध्यान से। अपन इसमें कहते हैं कि यदि इलेक्ट्रोड विभव का मेजरमेंट मापन मानक परिस्थितियों में किया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशन में किया जाए, तो इलेक्ट्रोड विभव को अपन लोग क्या कहने लग जाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लग जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रखी होगी कि ये मानक परिस्थितियां क्या होती है। तो अपन देखो सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि जो आपका एक वायुमंडलीय क्या होता है, दाब, एक वायुमंडलीय दाब, 298 केल्विन ताप, और तीसरी बात क्या, विद्युत अपघट्य विलयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर आपकी होनी चाहिए। तो ये आपकी आदर्श कंडीशन होगी। और फिर से आप चाहो तो इस आदर्श कंडीशन को, स्टैंडर्ड कंडीशन को नोट कर लो। एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, 298 केल्विन ताप होना चाहिए, और 1 मोल प्रति लीटर विद्युत अपघट्य की क्या होनी चाहिए, सांद्रता। और अगर एक कंडीशन है तो इलेक्ट्रोड विभव को अपन लोग क्या करने लग जाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लग जाते हैं। अब समझना ध्यान से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे नोट लगाने लग जाते हैं। ई नॉट इलेक्ट्रोड यानी कि मानक, नोट मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। वही बात दो प्रकार से हो सकता है। यदि अपचन होता है तो अपन इसको क्या कहेंगे, अपचन होगा तो कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके अंदर सबके अंदर क्या लगा दो, स्टैंडर्ड लगा दो, स्टैंडर्ड मानक। तो स्टैंडर्ड लगेगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लगाया, मानक अपन लगाया, स्टैंडर्ड लगाया, तो ये भी क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन। एक बात इसको ऐसे भी अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, तो यहाँ पे ई नॉट एनोड भी इसको कह सकते हैं, ई नॉट एनोड। और एक क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है तो ई नॉट लेफ्ट भी आपको लिखा मिल जाता है बेटा। तो ऐसे कोई आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है इसलिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एनोड पर होता है, इसलिए एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं इसको। और लेफ्ट साइड में होता है इसलिए लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं, बोलो सिंपल सा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मानक जब कंडीशन में करवाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा अपन क्योंकि देखो ये किस पर होता है, ये कैथोड होता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कैथोड पोटेंशियल भी कह देते हैं अपन लोग, और स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल। और क्योंकि ये कहाँ पे होता है, राइट साइड में, तो इसको ई नोट राइट से भी अपन लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, वहां पे भी अपन इसको नोट पे लगा करके ये दो वर्ड भी काम में ले सकते हैं। ठीक है ये बात। तो आगे बात करते हैं, अगला कुछ टर्म्स आता है आपका,
अगला टर्म्स क्या आता है, सेल विभव। किसकी बात आती है, सेल विभव। आ जाओ, ये आपका अगला आया सेल, सेल विभव, ठीक है, सेल विभव। तो लो सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ई सेल से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन देखो इसको सिंपल वे में डिफाइन कैसे करेंगे कि बंद परिपथ, सॉरी खुला खुला परिपथ होना चाहिए जब सेल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रखी हो, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें सेल का जो सर्किट है वो क्या है, खुला हुआ है, यानी कि सेल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही। तो अपन कहेंगे खुले परिपथ में किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को अपन लोग क्या कह देते हैं, सेल विभव कह देते हैं। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी क्या नाम से, खुले परिपथ में किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को अपन लोग क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। ठीक है, बात आ तक की। अब सेल विभव जो है, पहली बात ये ध्यान रखना, देखो सेल विभव की इसमें दो चीजें बता देता हूँ। सेल विभव का माप, भाई सेल विभव जो होगा खुले परिपथ में हमेशा नापा जाएगा नहीं जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। दूसरी बात, सेल विभव का मापन हमेशा विभव मापी से किया जाता है। किससे किया जाता है, विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से इसका मापन किया जाता है। और मापन करने के लिए एक सूत्र आता है सिंपल सा, क्या, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर इसको वही लेफ्ट वो राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या नाम से अपचन क्या थोड़ा कर ही दिया अपन लोग, या क्या देखो, पहला ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और तीसरा अपन क्या कह सकते हैं, ई अपचन माइनस ई ऑक्सीकरण। ऐसे अपन तीनों तरीके से इसको बता सकते हैं। वही बात जनरल से आपकी। अब एक वही बात आती है दूसरी वाली बात, मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव क्या होता है, जब बात करते हैं अभी भी बताया कि जैसे इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक परिस्थिति में करते हैं तो क्या कहलाता है, मानक सेल विभव। यदि इसी प्रकार से अपन लोग जो सेल विभव का मापन किसमें करें, मानक परिस्थिति में करें, तो यही क्या कहलाएगा, मानक सेल विभव। बस सिंपल सा डिफरेंस आता है कि यहाँ पे सबके आगे क्या लग जाता है, मानक स्टैंडर्ड लग जाता है, और यहाँ पे क्या लग जाता है, नोट। जब यहाँ पे नोट लग जाते हैं, यहाँ पे सब में क्या लगा दो, नोट लगा दो, तो ये आपका क्या हो गया, मानक सेल विभव आपका कंप्लीट हो गया बेटा। क्लियर। एक दूसरी बात और आती है, एक छोटी सी बात, क्या, विभवांतर। तो एक ये कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि सेल विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। तो अभी सुन लेना ध्यान से कि जो विभवांतर है वो भी क्या होता है, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर ही होता है, ठीक है। लेकिन फर्क कितना सा होता है, वहां पे सेल विभव में परिपथ क्या होता है, खुला होता है, नहीं सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रखी होती है जब। और विभवांतर क्या होता है, उस समय का विभवांतर होता है जब सेल में धारा प्रभावित हो रखी हो। और सेल विभव का मापन करते हैं विभव मापी से, और विभवांतर का मापन किससे करते हैं अपन लोग, वोल्ट मीटर से। तो वहां पे देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर उसमें से कुछ मान की धारा को अवशोषित कर लेता है, काम में ले लेता है, जिससे उसका विभवांतर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अपन कहते हैं कि सेल जो विभवांतर होता है, सेल के ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उससे क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ कम मिलेगा, जबकि सेल विभव क्या होगा, उसके बराबर होगा, उसके मैक्सिमम मान के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से कुछ आपकी जनरल से क्या है, आपकी एक टर्म्स थी, तो अपन ने बात कर ली। एक यहाँ पे अपन लोग सिंपल सा एक छोटा सा अपन लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना और सीखे। भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में जैसे एसएचजी काम में लेते हैं, तो एसएचजी को मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान सुनना, आज मैं आपको इसमें एसएचजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन कौन सा एसएचजी क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आओ एसएचजी की बात करते हैं। अब तो मैं आपको चिपक हो गया सारा, वो क्लास वाले पढ़ना हो गया। देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, अपन इसमें कहते हैं एक कांच की नलिका में प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। हाँ भाई, प्लेटिनम से कोटेड, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड क्या होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। तो आज बात करते हैं कैसे। तो अपन देखो ध्यान सुनना कि कांच की नलिका में, मैं इसकी डायग्राम मेंटेन कर रहा हूँ साथ साथ, कि एक कांच की नलिका होती है, कांच की नलिका में एक प्लेटिनम ब्लैक लेपित क्या होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा होता है। और ये इलेक्ट्रोड को अपन लोग डिप करके रखते हैं, इस इलेक्ट्रोड को अपन लोग डिप करके रखते हैं किसमें,
1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का HCl का विलयन। ये HCl का विलयन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 m है। ठीक है, ये बात है तक। और इस पर आप लोग एक अरेंजमेंट करते हैं कैसे कि एक जार लगाते हैं इसके ऊपर, और जार में क्या करते हैं, कैसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसमें H2 गैस 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपन इसको प्रवाहित कर सके, तो नीचे जाएगी, ये रिएक्शन होगी बेटा। ठीक है ये बात। तो ये जो आपके पास डिवाइस तैयार हुई है, तो वो क्या होती है, इसको बोलते हैं चित्र करके क्या बोलते हैं, SHE, मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ये बात है की। PT इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम PT ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक कोएटेड। आगे बात आता कि तो ये जो डिवाइस आपकी ये क्या होगी, ये इसको बोलते हैं अपन लोग SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखो एक बात सुना, मानक, इसको मानक इसलिए बोल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोड को, कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो वो हमेशा कितना माना जाता है, 0.0 वोल्ट माना जाता है, 0.0 वोल्ट माना जाता है। तो ये इसकी खास बात होती है। एक बात और सुनना, ये जो इलेक्ट्रोड आपका है ये आपका एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है, एनोड की तरह वर्क कर सकता है और ये कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है। तो अपन देखो इसकी बेसिक सी बातें करेंगे। देखो आओ इधर आओ। अपन यहाँ पे कहते हैं देखो कि SHE पर SHE अगर एनोड की तरह है, एनोड की तरह वर्क करता है, एनोड के फॉर्म में अगर SHE है तो उस पर कैसे अभिक्रिया होंगी, क्या अभिक्रिया होंगी, तो आज बताओ करते हैं। तो देखो आ जाओ, पहला केस SHE एनोड, SHE एनोड होने पर अभिक्रिया। तो SHE का जो एनोड होगा तो उस पर अभिक्रिया क्या होगी। तो देखो एक बात सुनना, एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा होता है बेटा आपका ऑक्सीडेशन। और अपन कह रहे हैं मैंने वो थोड़ा डायग्राम मैंने मिटा दिया, तो फिर से मैं थोड़ा सा मेंटेन कर देता हूँ। आ जाओ, ऐसे ही था ना। तो इधर से आप लोग H2 गैस पास कर रहे थे, इसमें H2 गैस, इसमें क्या था 1 m HCl का, तो यानी कि विलयन में क्या मिल रहे थे, H प्लस मिल रहे थे, ऊपर से गैस मिल रहे थे। आपके पास दो चीजें है, एक तो H2 है, एक तो क्या पास में H2 और एक क्या है H प्लस। अब एक बात ध्यान सुनना कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कौन कर सकता है, H2 कर सकता है, H प्लस कर सकते हैं। इसमें तो रिमूव कर दे, इस पास को तो है ही नहीं है। तो एनोड पर ये काम करे कैसे कि H2 गैस 1 atm पे, मैंने प्रेशर बता दिया, 1 atm पे अपन इसको डाला तो क्या हो गया, 2H प्लस बना, 2H प्लस एक्वस, और साथ में क्या आ गया आपस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसको अपन ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट हो गया। आई बात। और क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम जो है ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो देखो अगर मान चलो ये कैथोड की तरह वर्क करता है तो इसको सेल डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे लवण से। तो और एनोड इधर तो कहते हैं इधर। तो देखो सबसे पहले आ गया कौन, मैंने बोला उत्प्रेरक का नाम, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद भाई सॉलिड तो है ना, तो गैस ही लेना पड़ेगा। तो ये लो H2 गैस, और H2 गैस है तो H2 गैस का दाब कितना है, 1 atm, मैंने वो भी लिखा। और उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके आयन कौन होंगे, H प्लस, और इनका कंसंट्रेशन कितना होगा 1 m, तो मैंने वो भी आपका यहाँ पे लिख दिया। क्लियर बात है तक की, चलो ठीक है। इधर की तरफ मैं दोबारा से बात करता हूँ, ये एनोड की तरफ हो गया, और अपन कहेंगे SHE कैथोड होने पर जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, यानी कि SHE जब कैथोड की तरफ वर्क करता है तो फिर क्या होगा, वही मैंने अब ये इसकी जरूरत नहीं है। देखो अगर SHE कैथोड के फॉर्म में, तो अब कैथोड पर तो क्या होता है, कैथोड पर होता है अपचयन, और अपचयन मतलब जुड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो H प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहिए। तो अपन कहेंगे कैसे होगा, 2H प्लस एक्वस, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, क्या बन गया H2 गैस, और इसका दाब क्या होगा 1 atm में आना है ना इसका भी, चलो ठीक है। और ये एनोड के कैथोड की फॉर्म वर्क करता है, इसको सेल डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो लवण से तो कैथोड इधर तरफ करते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले मैंने बता दिया उत्प्रेरक, उसके बाद मैंने गैस बताई कौन सी H2 गैस है, इसका दाब कितना है 1 atm है, ये भी मैंने बताया आपको। उसके बाद इसके आयन कौन से H प्लस आयन है, और इसकी सांद्रता कितनी है 1 m।
ठीक, तो इस तरीके से अपन इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। शेष जो ज्ञान आपका अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, थैंक यू।